अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्नी को। एक्नी जो है उसे एक्नी रोजेशियस भी बोला जाता है या एक्नी वल्गेरियस भी बोला जाता है। तो इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि एक्नी है क्या। ये यंग और बल्कि बड़ी उम्र के तमाम अफराद में, औरतों में, लड़कों में, लड़कियों में, मर्दों में एक बहुत बड़ा स्किन का प्रॉब्लम है और जिससे इंसान जो है वो उसकी जो पर्सनैलिटी है वो बुरी तरह मुतासर होती है। तो आज इसकी हम डिस्कस करेंगे टाइप्स को, उसकी कॉजेज़ को, उसकी ट्रीटमेंट को और इसकी प्रिवेंशन को कि हम इसको किस तरीके से जो है वो मैनेज कर सकते हैं और इस मसले से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि एक्नी होता क्या है। एक्नी जो है ये एक स्किन के अंदर होने वाला इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरियल की वजह से भी हो सकता है, लेकिन यूजली जो है इंसान की स्किन के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, वो क्लॉग्ड हो जाते हैं डेड स्किन की वजह से या बैक्टीरिया की वजह से या ऑयल की वजह से। उसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि सबसे पहले इंसान की स्किन जो है उसकी काट कर उसको एक सेक्शन जो है उसका मैंने आपके सामने डायग्राम बना दिया। अब ये देखें, ये एक जड़ है, फॉलिकल है जिसे हेयर फॉलिकल कहते हैं। तो आपको पता है हमारी पूरी बॉडी के ऊपर ख़ास तौर पर चेहरे, पेशानी, कंधे और जो चेस्ट एरिया है, यहाँ पर ये एक्नी जो हैं वो ज़्यादा होते हैं क्योंकि यहाँ पर सीबेशियस ग्लैंड जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी पे बारीक बारीक ओपनिंग्स होती हैं जिन्हें पोर्स कहते हैं या फॉलिकल्स कहते हैं। यूजुअली ये पोर उन जगहों पर ज़्यादा होते हैं जहाँ पर हेयर मौजूद हो। आपको पता है पसीना आता है, लेकिन ये पोर जो हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, नज़र नहीं आते। तो मैंने यहाँ पर एक पोर जो है उसको आपके सामने बड़ा कर, तो ये नीचे से हेयर फॉलिकल है, यहाँ से रूट जो है बाल की जड़ जो है वो निकल रही है, ब्लैक कलर में आपको नज़र आ रही है। ये उसकी स्किन जी की जो लेयर है, सेल्स हैं, वो मैंने ब्लैक कलर में बनाए हुए हैं। और यहाँ पर आपको जो ग्रीन कलर का हिस्सा नज़र आ रहा है ये बेसिकली सीबेशियस ग्लैंड्स हैं। सीबेशियस ग्लैंड जो हैं ये ख़ास किस्म की सेक्रीशन जिसे सीबम बोलते हैं या ऑयल होता है, ये प्रोड्यूस करते हैं। तो बेसिकली सीबम का मकसद ये होता है कि वो ऑयल के साथ साथ जो है वो बाहर आ जाता है, हमारी स्किन के ऊपर एक लेयर बना देता है। और ये जो सीबम होता है ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, वायरस से, बैक्टीरिया से, फंगस इन्फेक्शन से। लेकिन कुछ लोगों में जो सीबम है वो बहुत ज़्यादा पैदा होता है, उनकी स्किन ऑयली होती है। कुछ लोगों में सीबम मॉडरेट पैदा होता है, उनकी स्किन नॉर्मल होती है। और कुछ लोगों में सीबम बहुत ही कम पैदा होता है और उनकी स्किन जो है वो हर वक्त ड्राई रहती है। तो मुख्तलिफ कंडीशंस हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द नेचर ऑफ द स्किन ऑफ द पर्सन। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये जो सीबम है ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है और ये जो पोर है ये ऑयल से भर जाता है। उसके साथ साथ ये जो स्किन होती है उसके जो डेड सेल हैं वो भी यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे आपको रेड कलर में जो हिस्सा नज़र आ रहा है ये सारा फिल्ड अप हो गया है। ये पोर था, मैंने बड़ा करके उसको बनाया हुआ है। तो ये सीबम और डेड स्किन या ड्राइड स्किन सेल से भर गया है। जब ये भर जाएगा तो उसकी जगह पर जो बैक्टीरिया हैं वो आ जाते हैं, वो यहाँ पे रिज़ाइड करना शुरू कर देते हैं, यहाँ पर इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं और यहाँ पर एक एक्नी जो है वो डेवलप हो जाती है, जो कि आमतौर पर मुख्तलिफ़ टाइप्स की हो सकती है। और अगर ये एक्नी जो है ये बड़े हो जाएं और फूल जाए और स्किन के ऊपर की तरफ उभर आए, इसे पिंपल का नाम दे देते हैं, इसके अंदर पस वगैरह भी पड़ जाती है। तो बहुत सारी टाइप्स के जो एक्ने हैं ये मौजूद हैं, हम उनकी डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं। तो सबसे पहली जो टाइप है उन्हें वाइट हेड कहते हैं। वाइट हेड जो हैं ये एक ऐसी एक्नी होती हैं जिनके जो पोर्स होते हैं वो क्लॉग्ड होते हैं, प्लग्ड होते हैं। उनके अंदर जो है वो ड्राइड स्किन और पस जो होती है, वाइट ब्लड सेल जो हैं और इसके साथ साथ जो बैक्टीरिया हैं वो भर जाते हैं और एक तरह का वाइट कलर का स्पॉट बन जाता है जिसे हम वाइट हेड का नाम देते हैं। दूसरे नंबर पर आती है ब्लैक हेड्स। ब्लैक हेड जो हैं ये ओपन होते हैं पोर्स, लेकिन ये भी प्लग्ड होते हैं और इनके जो स्किन के ऊपर जो सिरा होता है वो ब्लैक कलर का नज़र आता है। तो उसकी रीज़न ये होती है कि जब वो पार्टिकल जो हैं वो एयर के साथ ऑक्सीडाइज होते हैं तो उनकी जो शेप है, उनका जो कलर है वो ब्लैक हो जाता है।
इसलिए आपको चेहरे के ऊपर, नाक के ऊपर ख़ास तौर पर बहुत सारे ब्लैक हेड जो हैं वो नज़र आते हैं। इसका मतलब है कि जो पोर्स होते हैं वो ब्लॉक्ड हो चुके हैं, प्लग्ड हो चुके हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं पेप्यूल्स। पेप्यूल जो हैं ये भी एक्ने की ही ये टाइप है, लेकिन ये स्मॉल रेड और टेंडर बम्प्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, रेड कलर के होते हैं और ऐसे उभार से बन जाते हैं और इन्हें हम आमतौर पर जो है वो पेप्यूल्स कहते हैं। ये भी आमतौर पर चेहरे के ऊपर जो है वो ज़्यादा होते हैं। चौथी इसकी जो टाइप है उसे पिंपल्स कहा जाता है। जैसे मैंने डायग्राम में यहाँ पर आपको बनाया हुआ पिंपल्स है, ये पेप्यूल ही होता है लेकिन ये बड़ा साइज़ का होता है और इसमें पस बढ़ जाती है। तो ये देखिए, ये सारी पस जो है अब अंदर भरी हुई है, बाहर की तरफ उभरी भी हुई है। यहाँ पर एक उसका माउथ डेवलप हो जाएगा, वो माउथ फटेगा, उसके अंदर से पस बाहर निकल जाएगी, ये ठीक हो जाएगा, फिर दोबारा बन जाएगा। तो ये पिंपल जो हैं ये बनते भी रहते हैं और टूटते भी रहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नोड्यूल्स की। नोड्यूल जो हैं ये आमतौर पर बड़े बड़े होते हैं, सॉलिड होते हैं, बड़े पेनफुल होते हैं और ये स्किन के अंदर लम्प्स होते हैं जो कि बहुत ही बदनुमा और बुरे लगते हैं। तो पाँचवें नंबर पर हम आते हैं, छठे नंबर पर, तो वो है सिस्टिक लीजन। ये भी पेनफुल होते हैं, पस से भरे हुए लीजन्स होते हैं, ज़ख़म होते हैं जो स्किन के अंदर भरे होते हैं। तो एनी हो डिपेंड करता है डिफरेंट पर्सन की पर्सनैलिटी के हवाले से, स्किन के हवाले से, तो वो किसी किस्म के भी एक्ने, पिंपल या किसी और कंडीशन का सामना करना पड़ जाता है। लेकिन जब वो उसको हम इसकी कॉजेज़ की तरफ अब आते हैं कि इसकी कॉज क्या है, तो देर आर डिफरेंट कॉजेज़ फॉर दीज पिंपल्स एंड एक्ने। तो मेरे पास कुछ जो हैं वो मैंने यहाँ पे कॉजेज़ से निकाली हैं। मिसाल के तौर पर एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन, सीबम का बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाना, सीबेशियस ग्लैंड्स बड़े हो जाते हैं किसी वजह से ड्यूरिंग ख़ास तौर पर अडोलिसेंस में, जब जवानी हो रही होती है, बलोगत आ रही होती है, लड़कों और लड़कियों में सीबेशियस ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं जिससे एक्ने का प्रॉब्लम आ जाता है। दूसरे नंबर पर क्लॉग्ड फॉलिकल है, जिसका हम ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं कि डेड स्किन के सेल्स हैं वो पोर को बंद कर देते हैं। या बाद लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा लोशन, क्रीमों वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, उनसे भी जो पोर्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं जिससे एक्नी का जो है वो हमला हो जाता है। बैक्टीरिया बहुत बड़े, स्किन की सफाई ना रखना, चेहरे को साफ़ ना करना, हर वक्त मैल किचैल चली जाना, पोर्स के अंदर बैक्टीरिया जो हैं वो दाखिल हो जाते हैं, वहाँ पर इन्फेक्शन काज करते हैं और एक्ने का मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसी तरीके से इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन में एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है किसी वजह से, किसी डाइट खाने की वजह से इन्फ्लामेशन हो सकता है, या वैसे बॉडी तौर पर इंसान की जब बॉडी सेंसिटिव होती है तो वो किसी भी चीज़ के लिए हसास हो जाती है, तो उस सेंसिटिविटी की वजह से भी जो एक्ने का प्रॉब्लम जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है स्किन के नीचे और एक्ने का प्रॉब्लम आ जाता है। जब एक्ने आता है, बनता है, तो सबसे पहले हमारा जो प्रॉब्लम होता है वो इसको फ़ौरी तौर पर हल करने का होता है और फ़ौरी तौर पर हम हल करने की कोशिश करते हैं, क्रीमें लगाने की, एंटीबायोटिक्स लगाने की। वो वक्ती तौर पर सुप्रेस हो जाते हैं, वक्ती तौर पर ठीक हो जाते हैं, लेकिन दोबारा शिद्दत के साथ जो है वो अपीयर हो जाते हैं और ये जो मसला है ये फिर परसिस्ट करता है, ख़त्म नहीं होता और इससे काफ़ी परेशानी जो है वो जन्म लेती है। तो मैंने कुछ ट्रीटमेंट जो है यहाँ पे मैंने आपके लिए निकाली हुई हैं जो यूजुअली हम इस्तेमाल करते हैं एक्ने को ट्रीट करने के लिए। सबसे पहले एंटीबायोटिक्स हैं। एंटीबायोटिक्स जो हैं ये ओरली भी खाई जाती हैं और टॉपिकल यानी चेहरे के ऊपर लगाने वाली क्रीमें भी होती हैं, लेकिन ये कोशिश करनी चाहिए कि ये शॉर्ट टर्म हो ट्रीटमेंट, ताकि एंटीबायोटिक जो है कि उसके ख़िलाफ़ बैक्टीरिया रेजिस्टेंस ना पैदा कर लें। इसके अलावा एक और है एज़िलाइक एसिड है, ये भी आमतौर पर जो है वो लोशन की शक्ल में मिलता है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं एक्ने को ट्रीट करने के लिए। अगर ये लड़कियों में एक्ने का प्रॉब्लम आ रहा है ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस, हार्मोनल ख़राबी की वजह से बहुत दफ़ा एक्ने हो जाते हैं यंग गर्ल्स के अंदर, उनके लिए फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो हैं वो दिए जाते हैं जिनमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन थेरेपीज़ होती हैं, जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो पर्सन की शख्सियत को देखते हुए जो है वो डायग्नोस करती है और फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट जो है वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के ज़रिए जो है वो किया जाता है। ये भी शॉर्ट टर्म होना चाहिए। इसके अलावा एंटी एंड्रोजन्स, ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एंड्रोजन्स केमिकल, एंड्रोजन ऐसे हार्मोन होते हैं जो मेल और फीमेल की बॉडी में पैदा होते हैं, लेकिन अगर ये ज़्यादा मिकदार में पैदा हो जाएँ तो उससे भी जो सीबम की प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाती है और एक्नी जो हैं वो सामने आते हैं। तो फिर एंटी एंड्रोजन केमिकल इस्तेमाल करने से उसको बेहतर किया जा सकता है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी तरीके से आइसोट्रिटिनियन 9 है,
ये भी एक विटामिन ए से डेराइव किया हुआ केमिकल है जिसको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा सैलिसाइक्लिक एसिड है, इसके अलावा रेटिनॉइड्स हैं, ड्रेप्सन जेल है। तो देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ एंड एक्नी ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल, और जो कि ओवर द काउंटर भी हैं और प्रेस्क्रिप्शन के हवाले से भी हैं। कुछ जो हैं वक्ती तौर पर फ़ायदा करते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म भी अफेक्ट कर लेते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम जो है वो बार बार जो है वो सामने आ जाता है, ख़त्म नहीं होने में आता, जिससे लॉन्ग टर्म स्किन चेंजेस आ जाती हैं, स्किन का कलर चेंज हो सकता है, निशान पड़ सकते हैं वगैरह वगैरह, जो कि काफ़ी तकलीफ दे प्रोसेस है। अदर थेरेपीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें लाइट थेरेपीज़ का आजकल इस्तेमाल हो रहा है। डिफरेंट किस्म की रोशनी की जो लहरें हैं, शुआएँ हैं, वो डाली जाती हैं, लेकिन अभी इसके ऊपर रिसर्च होना जो है वो बाकी है। इसके अलावा केमिकल पील, ख़ास किस्म के केमिकल को इस्तेमाल किया जाता है जिससे स्किन जो है उसको रिमूव किया जाता है उन केमिकल से, उन बैक्टीरिया से, उन डस्ट के पार्टिकल से जो कि एक्नी कॉज कर रहे होते हैं। ड्रेनेज जो है इसमें जो डॉक्टर है वो क्या करता है, ख़ास तरीके से जो पिंपल्स होते हैं उनको रिमूव करता है, उनके हेड को निकालता है और उसके अंदर जो मटेरियल होता है, पस होती है, उसको रिमूव करता है ताकि वो क्लीन हो जाएं और वहाँ से इन्फेक्शन जो है उसको क्लियर करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा स्टीरॉयड इंजेक्शन या कॉर्टिकोस्टीरॉयड इंजेक्शन लगाए जाते हैं अगर इन्फ्लेमेशन की वजह से एक्नी हो रही हैं, तो उसको भी मेंटेन जो है वो किया जा सकता है। अगर हम इसके अलावा जो बाकी ट्रीटमेंट्स की बात करें तो उसमें टी ट्री ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए होम्योपैथिक में बहुत सारी ऐसी मेडिकेशन है जिनको ट्राई किया जा सकता है और वो एज ए इनको ट्रीटमेंट के तौर पर जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि अगर ये मसला ठीक नहीं हो रहा और बार बार हो रहा है तो इसकी बेसिक फिजियोलॉजी क्या है। तो जो सिस्ट होते हैं, जो एक्नी के बनते हैं, जिनमें पस पड़ जाती है, उसकी जो फिजियोलॉजी है वो मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि वो लोग जो डेयरी प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे दूध है, चीज़ है, दही है, ये तो दूध के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसे कैसीन कहते हैं। तो फॉर्न प्रोटीन स्पेशली जो है वो कैसीन जब आप बॉडी में इनटेक करते हैं तो ये क्या करती है, आपकी बॉडी में जाकर हमारी बॉडी के अंदर ख़ास किस्म की एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर देती है। तो ये एंटीजन का किरदार अदा करती है। आपको पता है एंटीजन कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो हमारी बॉडी में दाखिल हो और उसके नतीजे में एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाएं। जैसे आम तौर पर हम वैक्सीन लगवाते हैं, तो वो जो प्रोटीन होती है वैसे तो उसको करना तो नहीं चाहिए, लेकिन सम हो बॉडी सेंसिटिव होने की वजह से उसी प्रोटीन के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ पैदा कर देती है। फिर एंटीबॉडीज़ जो हैं ये क्या करती हैं, ये हमारे एक इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देती है। तो ज़ाहिर है ये एंटीबॉडीज़ बेसिकली कंपोनेंट ही इम्यून सिस्टम का है। जब जैसे ही हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो एक्टिवेट हो जाता है तो उससे दो चीज़ें पैदा होती हैं। एक तो न्यूट्रोफिल्स होते हैं जो कि इम्यून सिस्टम का कंपोनेंट है, और दूसरा हिस्टामिन है। हिस्टामिन एलर्जिक रिएक्शन के नतीजे में एक केमिकल जो है वो ब्लड में छोड़ा जाता है, और न्यूट्रोफिल जो हैं वो इन्फेक्शन को कवर अप करने के लिए केमिकल वाइट ब्लड सेल हैं जो हमारे ब्लड में भेजे जाते हैं। हिस्टामिन जो है ये क्या करती है, हमारी जो ब्लड की परमिबिलिटी है स्किन के अंदर और बाहर जो है वो उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती है, जिससे जो हमारे वाइट ब्लड सेल न्यूट्रोफिल्स हैं वो क्या करते हैं, स्किन ब्लड में से निकल कर स्किन के अंदर आ जाते हैं और वहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं। और जब वो ट्रैप हो जाते हैं तो वहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है, जिससे वो पस बन जाती है, सिस्ट बन जाते हैं, और डेड होने के बाद वो पस में तब्दील हो जाते हैं और एक एक्नी सिस्ट बन जाता है जो कि बहुत बदनुमा लगता है, पूरे स्किन के ऊपर जो है वो अच्छा नहीं लगता। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कैसीन की वजह से एक्नी का शिकार हो रहे हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आप ऐसी डाइट इस्तेमाल करें जिसमें कैसीन ना हो, यानी दूध छोड़ना पड़ेगा, चीज़ छोड़नी पड़ेगी, दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स लेना बंद करने, ताकि आपकी बॉडी में कैसीन ना जाए, और जब कैसीन नहीं जाएगी तो आपके अंदर सिस्ट नहीं बनेंगे। तो आप अपने डॉक्टर खुद हैं, आप ये देखें कि कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी फूड है, कौन सा ऐसा केमिकल है जो मेरी बॉडी में जाकर मुझे सिस्ट बना रहा है, मेरी एक्नी क्रिएट कर रहा है। अगर आप उससे बच जाएंगे तो आप बहुत सारी किसी हद तक जो है वो एक्नी के ऊपर काबू पा लेंगे। इसके अलावा एक पैलियो डाइट होती है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम ऐसी फूड इस्तेमाल करते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम हों, जैसे शुगर बहुत लो हो। तो ऐसी तमाम चीज़ों को बंद करना पड़ेगा, जैसे बेगल हैं, मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं, फ्राई चीज़ें हैं, ये सारी बंद करनी पड़ेंगी। जैसे शवारमा की ब्रेड है, बेगल है, बर्गर की ब्रेड है, इस तरह से मैदे से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये नुकसानदेह होती हैं। उसके बजाय हमें जो प्रोटीन है, मीट है, चिकन है, वाइट मीट है, फ़िश है, उसको ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो जब आप इस पैलियो डाइट को यूज़ करेंगे, साथ कैसीन से परहेज़ करेंगे, तो विद इन अ वीक जो है वो आपके
जो एक्नी हैं वो डिसअपीयर हो जाएंगे। तो बाकी डिपेंड करता है आपकी कंडीशन क्या है, आपकी मेडिसिन क्या है, तो एक बेहतर एक डॉक्टर ही आपको ज़्यादा अच्छा मशवरा दे सकता है। तो आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव और मालूमाती होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।